नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरीलाल। मैं आपका दोस्त मुकुट भारद्वाज। खबरीलाल चैनल के माध्यम से हमने सामाजिक राजनीतिक सरोकारों को उठाने का एक जो फैसला लिया था, उस फैसले में, उस कड़ी में आज हम शुरुआत करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे एनसीआर को लेकर भरतपुर जिला। तो हम आपको बता दें, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये जानना होगा कि एनसीआर है क्या चीज। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन करते समय लोगों से यह वायदा किया गया था कि उन्हें दिल्ली की सीमा के अंदर मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली की सीमा से सटे हुए राज्यों में और उन जिलों में भी मिलेंगी। साल 2013 भरतपुर और अलवर के इतिहास में वो काला दिन जब भरतपुर और अलवर दोनों जिलों को करीब तकरीबन 14,000 वर्ग किलोमीटर के इस एरिया को और एनसीआर में शामिल किया गया था। एनसीआर में शामिल किए जाने का मूल उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी बस से और रेल सेवाओं के माध्यम से, और तमाम ऐसे उद्योग धंधे जो दिल्ली में हैं पर वो प्रदूषित उद्योगों की श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसे उद्योगों का विकास किया जाए। लेकिन हुआ इसके उलट। दीपावली पर आप पटाखे नहीं फोड़ सकते, पटाखों पर रोक लगा दी जाती है। और तो और एनसीआर में शामिल भरतपुर और अलवर दोनों जिलों में आप डीजल जनरेटर सेट भी नहीं कर सकते। हमारे पास इस विषय पर बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र कसाना मौजूद है। आइए रूबरू कराते हैं आपको सुरेंद्र कसाना से और जानेंगे उनसे, क्योंकि उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा हुआ है कि भरतपुर और अलवर को एनसीआर से बाहर किया जाए। क्योंकि सुरेंद्र भरतपुर के निवासी हैं, इसलिए बात सबसे पहले भरतपुर की जाएगी। तो मैं सुरेंद्र कसाना मेरे साथ है, उनसे कहूंगा, सुरेंद्र जी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कसाना, संयोजक एनसीआर टीडीजेड आंदोलन का संयोजक हूं मैं जिले का। और आज जो मुझे बात रखने का जो सौभाग्य दिया खबरीलाल चैनल साहब के रिपोर्टर साहब मुकुट भारद्वाज जी ने, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि एनसीआर टीडीजेड में आने से भरतपुर जिले और अलवर जिले दोनों में दोहरी मार पड़ी है। यहाँ फायदा तो कुछ हुआ नहीं, ना के बराबर है फायदा, तो नुकसान 200% हुआ। यहाँ ईंट के बड़े बड़े उद्योग थे जो टीडीजेड के दायरे में आने से उनको बंद कर दिया गया। 1998 में टीडीजेड का गठन हुआ था, तो 600 करोड़ रुपए टीडीजेड, जैसे ईंट उद्योग बंद होगा तो दूसरे उद्योग खोलने के लिए 600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आए थे। आज तक उन 600 करोड़ रुपए को यही पता नहीं कि वो 600 करोड़ इन्होंने किस विधि में, किस उसमें लगाए उस सरकार ने। तो अब जो बस है S4 और S3 की, वो भी बंद हो रही है। टेम्पो है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, 10 साल पुराना जो होगा उसको सबको बंद कर दिया जाएगा। बस तो केवल 4 और 5 साल पहले S4 और S3 बनाई थी। 30-40 लाख, 50 लाख रुपए में बस तैयार होती है। ट्रक है, कैसे कैसे मजदूर हैं, ड्राइवर हैं या व्यापारी हैं, लोग अपना काम धंधा चलाते हैं। अब ये सब बंद हो जाएगा। 10 साल हो जाएंगे, तो 10 साल में कहां तो किसान और जो दिन दिहाड़ी पर जाने वाला जो मजदूर है, जो मोटरसाइकिल से रोजाना अपना बच्चों के लिए दिहाड़ी पे जाके मजदूरी करके वापस आता लौट के, उसके पास तो पुरानी मोटरसाइकिल होती है, वो 10 साल में दूसरी मोटरसाइकिल कहां से ले लेगा। ये रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, इन सब पर ये मार पड़ने वाली है। और एनसीआर में हम भरतपुर जिले को रखा था, उस एनसीआर में लिया था, तो ये खुशी हुई थी कि एनसीआर माने से तो दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई पार्क की सुविधा, ना हॉस्पिटल की सुविधा, ना कोई बिजली की सुविधा। कैसी होती है कि एनसीआर में 1 मिनट भी नहीं कटेगी, लेकिन यहाँ तो बिजली 6 घंटे से 7 घंटे से ज्यादा मिल ही नहीं पा रही। तो दुर्भाग्य हमारा भरतपुर जिले का और डीग जिले का और अलवर का। तो हम क्या कहते हैं, हम अपने जिले के उठा रहे हैं सबसे ज्यादा तो मुद्दा। हम चाहते हैं कि एनसीआर टीडीजेड से मुक्ति मिले। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, शर्मा जी को भी ज्ञापन दिया, जवाहर सिंह बेडम जी को दिया, सारे जो विधायक हैं भरतपुर जिले के उन सबको दिया, जिला कलेक्टर साहब को, संभागायुक्त जी को दिया था। अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से एक जवाब आया, उसमें कहा गया कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय का सब वो नहीं है, विषय नहीं है, ये भारत सरकार का विषय है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री के अधीन भारत की सरकार आती नहीं है क्या? भारत की सरकार प्रधानमंत्री के अधीन आती है, तो ऐसा जवाब देने की पीएमओ को आवश्यकता क्या थी? इसमें सही सही जवाब देते या तो वो कार्रवाई करते। अब इन्होंने श्यामलाल मीणा जी जो डिप्टी डायरेक्टर है राजस्थान के, उनको ये लेटर भेजा कि आप कार्रवाई कीजिए, जबकि ये मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, ये तो भारत सरकार का मुद्दा है। श्यामलाल जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा तो मुद्दा है नहीं,
ये भारत सरकार का ही मुद्दा है। हम दोबारा से इस लेटर को बनाकर पीओ में भेज रहे हैं इसको। तो मेरा तो यही सब आम जनता से और आम लोगों से यह है कि इस मुद्दे पर सब लोग अपने अपने व्यापारी संगठन, वकील, छात्र, नौजवान, पत्रकार सभी एक रात होकर एक जन आंदोलन करें और इसके मुद्दे को हमारे साथ दें और मुहिम से हमारे से जुड़े। सुरेंद्र जी, आपने बताया कि एनसीआर में जुड़ने से भरतपुर को क्या नुकसान हुए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एनसीआर को जो मिलने वाले जो फायदे हैं, तो राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी बात रह जाए कि एनसीआर से मिलने वाले फायदे हमको लगातार मिलते रहे और उनका वास्तव में धरातल पर उन फायदों को और जो जो उद्देश्य एनसीआर को गठन करने का रहा, एनसीआर के पीछे सबसे बड़ा गठन करने के पीछे एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहा कि आसपास के राज्यों से लोगों का पलायन रुक सके और दिल्ली की पे जो जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या का जो दबाव है वो कम हो सके। एक बात। दूसरी बात सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए मेरे पास कुछ डाटा है कि ये जो दिल्ली है, वैसे तो महाभारत काल में पांडवों की राजधानी होने का गौरव इसको हासिल है और प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के दौर में भी कई राजघरानों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन दिल्ली के आधुनिक इतिहास की शुरुआत 1911 से हुई। दिल्ली और हर व्यक्ति, क्योंकि भारत की राजधानी है दिल्ली, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि वो दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली के विकास की जो धारा है उसके साथ जुड़े। तो क्या ये ऐसा संभव नहीं हो सकता कि हम एनसीआर में भी बने रहें और यहाँ के डेवलपमेंट किए जा सके? क्या कहेंगे आप? नहीं, एनसीआर में तो बने रहे, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो दिल्ली में जो चकाचौंध सुविधाएं, बड़े बड़े रोड हैं, पार्क हैं और बिजली की सुविधा है, हॉस्पिटल्स हैं, पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे विद्यालय, स्कूल बनाए हैं, विश्वविद्यालय बनाए, तो हमारे लिए इनमें से कोई भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नए नए रोजगार खुले, नौजवानों को रोजगार मिले, बिरला फैक्ट्री थी, सिमको थी, वो भी बंद हो गई, तो रोजगार मिले। हम कब विरोध करना चाहते हैं। इन्होंने कहा था कि इसमें आने के बाद जो जमीन है हमारी उनका कन्वर्ट जल्दी मिल जाएगा हमको।